ठीक है, चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। क्या अभी नहीं हुआ क्या? तो अच्छा समझाएंगे तो वहाँ से आप उसको कैच कर लेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड पर देखो, अभी ये एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि दिमाग का दही बन जाता है इसको समझते समझते, क्योंकि कभी पे शिलालेख, कभी स्तंभ लेख, कभी गुफा अभिलेख, इसी में कोई बृहद शिलालेख, कोई लघु शिलालेख। यूट्यूब पे भी खोजेंगे तो अलग अलग प्रकार के लेक्चर, कोई बृहद शिलालेख को दिखा रहा है कि बड़ा होता है, लघु शिलालेख को दिखा रहा है कि भाई छोटा होता है। अब इस तमाम बातों को डिस्कस करेंगे कि इसका क्या क्या मतलब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक पूरा ओवरऑल दिमाग में आपका फिगर बन जाएगा अभिलेख से संबंधित, और फिर आगे कभी अब दिक्कत नहीं होगा जब आप अभिलेख से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे तो, ठीक है। सामान्यतः टीचर लोग भी इसको स्किप कर देता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना समझाने का झमेला कौन देगा, या फिर इधर उधर हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाता है। फिर भी हम समझा रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले बात समझते हैं कि अभिलेख किसे बोलते हैं। अभिलेख का डेफिनेशन अगर अपने एनसीईआरटी जो डाला गया है टेलीग्राम पे आप उसको पढ़े होंगे, तो अभिलेख का सामान्य सा डेफिनेशन है कि कोई भी हार्ड सतह, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे कोई शिला या पत्थर हो, चाहे अलग से कोई रॉक काट कर बनाया गया हो, उस पर लिखने का नहीं, जो खुदवाया जाता है उस पर लिखने की कला नहीं, उस पर जो खुदवाया गया है, मतलब खुद कर उसको आप देखते हैं कि घर पे मान लीजिए घर का नया प्लस्तर वगैरह होता है, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे आप डेट लिखते हैं तो उसी में थोड़ा सा मतलब खुद देते हैं, उसी में आपका डेट लिखा जाता है। बोलो ना जी, वो कभी मिटता नहीं है, वो हमेशा खुदा रहता है। वैसे ही पेंटिंग वगैरह भी हो जाता है तो वैसे ही देखता है। तो अभिलेख का मतलब वो लिखा नहीं गया है, वो पर्वत की गुफाओं में या फिर चट्टानों पर या शिला या पत्थरों में वो खुदवाया गया है। तो पहली बात तो यही समझना है कि लिखा नहीं गया है, ये खुदवाया गया, क्योंकि अभी उस समय लिखने की पद्धति और कागज वगैरह इतना मतलब फेमस नहीं था, तो ये सारी चीज़ें खुदवाया गया है। चाहे हम शिलालेख यानी पत्थरों पर खुदवाया गया हो, चाहे स्तंभ लेख अलग से चट्टान काटकर उस पर खुदवाया गया हो, या फिर गुफा के दीवारों पर खुदवाया गया हो, तो ये लिखा नहीं गया। पहला बात समझना है कि खुदवाया गया मतलब वहाँ पे काट काट कर ये बातें सारी लिखी गई हैं। कोई दिक्कत परेशानी? अब इसके ऑथेंटिसिटी पे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है कि प्रमाणिकता पर इस पे कोई संदेह नहीं कि खुदवा कर, अब उसको थोड़े ना मिटाने वाला रहता है, लिखा गया होता तो मिटा के दूसरा कोई लिख देता, लेकिन जो खुदवाया गया उसको मिटवाने के लिए तो फिर काफ़ी प्रक्रिया होगी और फिर वहाँ पे दूसरा बात लिखवाना होगा, तो आप उस पर तो नहीं लिख सकते हैं ना। दूसरा आपको कोई शिलालेख शिला लेना पड़ेगा, या स्तंभ लेना पड़ेगा, या आपको गुफा लेना पड़ेगा, तब वो फाइनल होगा। तो इसकी प्रमाणिकता पर भी काफ़ी 100% विश्वास किया जाता है कि अभिलेख और शिलालेख के जो भी बातें हैं वो खुदवाया गया, लिखवाया नहीं गया। अब अशोक के काल में भारत का पहला शासक हुआ अशोक, जिसके काल में अभिलेखों पर खुदवाने की या अभिलेख पर खुदवाने की प्रक्रिया क्या हुई, स्टार्ट हुई। अब इस अशोक से पहले भारत में कोई ऐसा शासक नहीं था जो मतलब ये शिलालेखों पे या स्तंभ लेखों पे खुदवाई या अभिलेख का एविडेंस वहां से मिला हुआ हो। आपने फैक्ट के तौर पे पढ़ा कि जेम्स प्रिंसेस नामक एक विदेशी था जिसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, मतलब जो खुदवाया गया था उस शब्दावली को पढ़ने के काम सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस के द्वारा किया गया था। अब अशोक के काल के अभिलेख या अशोक के अभिलेख की बात करें तो इसको 3 कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। एक को बोलते हैं शिलालेख, और एक को बोलते हैं स्तंभ लेख, और दूसरा को बोलते हैं गुहालेख। शिलालेख मतलब शिलाओं पर खुदवाया गया होगा, यानी बहुत बड़े बड़े पत्थर होंगे, वहां पे इसको खुदवाया गया, लिखा नहीं गया तो खुदवाया गया होगा। स्तंभ लेख मतलब उसी पत्थर मतलब कहीं पे शिला वहां से टुकड़ा काट कर लाया गया और वहां पे दूसरी जगह पे स्थापित किया गया और वहां पे कुछ खुदवा दिया गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ लेख। बात नहीं करो जी। जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं कि आपके यहाँ रोड वगैरह बनता है, तो रोड वगैरह बनता है तो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हुआ था वहाँ पे कैसे बना दिया जाता है रोड के, बोलो ना जिसमें, और वहाँ पे फिर खुदवा के उसमें नाम लिखवाया जाता है कि फला सांसद या फला ये योजना के तहत ये बना हुआ है। तो वो सब एक प्रकार का क्या है, स्तंभ लेख है। तो स्तंभ लेख मतलब अलग से कहीं से पत्थर काट कर लाया गया है और फिर उस पर कुछ बातें क्या की गई हैं, खुदवाई गई। दूसरा है गुहा अभिलेख। गुहा अभिलेख मतलब जो गुफाएं होती थी उन्हीं गुफा की हार्ड दीवारों पर कुछ खुदवाया गया है, लिखवाया नहीं गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, गुहा अभिलेख। अशोक को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अशोक ने ऐसा अभिलेखों को क्यों खुदवाया? तो आज देखो, आज के डेट में अगर सरकार को कोई अपना मैसेज पहुंचाना है तो बहुत सारे माध्यम है, आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से, चाहे डिजिटल मीडिया के माध्यम से, या फिर अलग अलग माध्यम से सरकार अपनी बात को क्या कर देती है, पहुंचा देती है। मोदी जी को लॉकडाउन लगाना है तो बस आएंगे टीवी पर और आकर अपना स्पीच दे देंगे और बता देंगे इतना दिन तक लॉकडाउन लगा, सभी पब्लिक के बीच ये सूचना पहुँच जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी? लॉकडाउन खत्म करना है तो फिर कोई आएगा भाई अपना स्पीच देकर चला जाएगा, लॉकडाउन खत्म तो लॉकडाउन खत्म। सरकार को कोई मैसेज आपके पास पहुंचाना है तो सरकार प्रिंट मीडिया के माध्यम से या डिजिटल मीडिया के माध्यम से चीज़ें प्रसारित करवा देती है, आपके पास वो खबर पहुंच जाता है। कोई दिक्कत? देश में कौन से नियम कानून आपको फॉलो करना है, भारत का संविधान है, आईपीसी एक्ट है, सीआरपीसी एक्ट है, सभी के किसी के पास ये उपलब्ध है और सभी इसको फॉलो करते हुए देश की प्रशासन ठीक ढंग से चल रहा है।
अब अशोक के समय की बात करिए, मौर्य डायनेस्टी के अंतर्गत, जब ऐसा कुछ भी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं था। अगर गवर्नमेंट को अपने मैसेज पहुंचाना होगा कि समाज में किस प्रकार से रहना है, कैसे आपका क्या क्या आपको कर सकते हैं, आपका क्या अधिकार है, पड़ोसी का क्या अधिकार है, ये सारी चीज़ों को पब्लिक के बीच मैसेज पहुंचाना है। तो इस पब्लिक के बीच मैसेज पहुंचाने के लिए क्या माध्यम होगा? तो पब्लिक के बीच मैसेज पहुंचाने का एक माध्यम था कि अभिलेखों पर इस चीज़ को या शिलाओं पर अपनी बातों को क्या कर देना, खुदवा देना। तो अशोक इन अभिलेखों के माध्यम से पब्लिक को मैनेज करने के लिए जो अपनी सूचना थी, सरकार से संबंधित सूचना थी, उन्हीं सारी सूचनाओं को इन अभिलेखों, स्तंभ लेखों और बाकी गुहा अभिलेखों पर क्या किया, खुदवाया। जहाँ पे पब्लिक प्लेस है, जहाँ पे हमेशा कुछ लोगों की भीड़ रहती है, बड़े बड़े सिटी, बड़े बड़े टाउन है, जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहाँ पे आम पब्लिक जाती है, तो वहीं पे कुछ एक शिलालेख खुदवा दिया जाएगा कि पब्लिक जाए तो समझे कि हमारा क्या अधिकार है, क्या बाकी का क्या अधिकार है, राजा ने क्या आदेश दिया है, इन सारी चीज़ों को वहाँ पे क्या कर दिया, खुदवा दिया गया। आपको उसी के हिसाब से उसको क्या करना है, फॉलो करना है, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये जितने सारे अभिलेख थे, ये सरकार के मैसेज पहुंचाने के क्या थे, माध्यम थे, प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए और लोगों को क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए अलग अलग माध्यम के तौर पे इसको क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। कोई दिक्कत परेशानी। तो एक प्रकार से उस समय समाज में एक रुकता लाने या समाज को ठीक ढंग से मैनेज करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अभिलेखों को क्या किया गया, खुदवाया गया, पहली बात। अब चूंकि ये मैसेज देने के लिए ही खुदवाया गया था, तो आप फिर सोचिए कि अगर केवल साम्राज्य के आसपास सेंट्रल एरिया में ही केवल ये पाटलिपुत्रा में ही रहे, तो फिर केवल पाटलिपुत्रा के लोग ही इस मैसेज को समझ पाएंगे। इसको आपको पहुंचाना है दक्षिण भारत तक, जहां आपका साम्राज्य वहां तक पहुंचाना है सारे क्षेत्रों में। तो जाहिर सी बात है कि ये जितने सारे इंस्क्रिप्शन या अभिलेख होंगे वो सभी क्षेत्रों में आपको मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई पाकिस्तान में है, पाकिस्तान मतलब एक ही बार इधर है, तो कुछ यहाँ पे गुजरात में है, तो कुछ यहाँ पे कर्नाटक में है, तो कुछ यहाँ पे उड़ीसा में है। भारत के चारों तरफ ये अभिलेख क्या हुए हैं, फैले हुए हैं। अगर सभी अभिलेख अगर पाटलिपुत्र में ही लगा दिया जाए तो फिर यहाँ के लोगों के पास मैसेज कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। इसलिए एक अभिलेख इधर भी लगेगा, यहाँ के लोगों को मैसेज, तो एक अभिलेख इधर भी लगेगा। ऐसे ही भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इन अभिलेखों का क्या किया गया, निर्माण करवाया गया। कोई दिक्कत परेशानी। अभिलेखों पे लिखवाया नहीं गया गया, खुदवाया गया है, इस बात को पहले दिमाग में रखना है, ठीक है। शिलालेख, अब बात करते हैं सबसे पहले शिलालेख, यानी शिलाओं पर, यानी बड़ी बड़ी चट्टानों पर ये खुदवाया गया है। इसमें एक है दीर्घ शिलालेख और एक है लघु शिलालेख। अब इसको ये नहीं समझना है, दीर्घ शिलालेख मतलब बहुत बड़ा बड़ा शिला मतलब पत्थर, और लघु शिलालेख मतलब छोटा छोटा। ये दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख कहने का मतलब है कि ये जो दीर्घ शिलालेख है इसमें ज़्यादा बातें लिखी गई हैं, जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक को दिया गया वो ज़्यादा है। और लघु शिलालेख मतलब कि पब्लिक को जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसमें कम बातें बताई गई हैं, इसलिए क्या है, लघु शिलालेख है। और ये दीर्घ, इसके पत्थर के साइज और शिला के साइज से ये डिपेंड नहीं करता है, पहली बात ये समझिए। दूसरी बात कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं दीर्घ शिलालेख में उसकी संख्या क्या है, ज़्यादा है, जबकि लघु शिलालेख में जो बातें लिखी गई हैं वो कम लिखी गई हैं, इसलिए क्या है, छोटा यानी लघु शिलालेख। और जिसमें ज़्यादा बातें लिखी गई हैं वो क्या है, दीर्घ शिलालेख। कोई दिक्कत परेशानी। अब देखो नेक्स्ट लिखे हैं कि 14 दीर्घ शिलालेख हैं जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब इस बात को समझिए, काफी कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे। 14 बातें जो 8 स्थानों से क्या हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। अब ये 14 बातें, कालसी से कोई दीर्घ शिलालेख मिलेगा तो ये कालसी में ये 14 बातें D2 1 2 3 4 करके 14 बातें लिखी गई हैं। मानसेरा में वही 14 बातें हैं, शाहबाजगढ़ी में वही 14 बातें हैं, गिरनार में वही 14 बातें हैं। तो इसी को बोलते हैं 14 बातें जो लिखी गई हैं शिलालेख 1, प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख, चौथे शिलालेख। तो ये सब 14 पॉइंट्स लिखे गए हैं उसमें। पहले पॉइंट्स में राजा ने कुछ आदेश दिया, दूसरे पॉइंट में कुछ और बातें, तीसरे में कुछ और, चौथे में कुछ और। तो ऐसे करके जो 14 पॉइंट लिखे गए हैं ये सब कहाँ पे लिखे गए हैं, दीर्घ शिलालेख। बात समझ में आ रहा है? क्या लिखे हैं भाई, 14 शिलालेख हैं जो 8 स्थानों से क्या हुए हैं, प्राप्त। अब ऐसा नहीं कि 8 स्थानों पे सभी पे अलग अलग डायरेक्शन है, नहीं, भारत के संविधान एक ही पूरा संविधान पूरे भारत में क्या है, लागू है। तब ये 14 पॉइंट पूरे साम्राज्य में लागू है। मतलब ये 14 जो आदेश दिया गया है, ये 14 आदेश पूरे मौर्य डायनेस्टी के अंतर्गत अशोक का जितना साम्राज्य वहां पे पूरा पे ये लागू है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए ये कालसी में होगा, ये उत्तराखंड है, वहीं पे 14 बात वही सेम है। जो मानसेरा में होगा वही 14 बात क्या है, सेम है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन या नियम कानून तो सबके लिए क्या है, एक समान ही है। नहीं समझे हम? तो यहाँ पे 14 दीर्घ शिलालेख कहने का मतलब ये 14 पॉइंट्स हैं जो 8 स्थानों पे क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों में 8 स्थान पे बात करें तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कालसी, देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी अभी देहरादून, यहाँ पे प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? एक चले गए उत्तर। 2 है पाकिस्तान में, एक है मानसेरा, हजारा नामक जगह है पाकिस्तान में वहीं पे, और दूसरा है शाहबाजगढ़ी, पेशावर के नामक। ये दोनों कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो ये दोनों आपको मिल गए यहाँ पे, कहाँ पे, पाकिस्तान में।
तो ये वाले इधर के लोग समझ लेंगे कालसी से, इधर वाले के लोग समझ लेंगे किससे, मानसेरा से और शहबाजगढ़ी से। बात समझ में आ रहा है? क्या है यहाँ पे 8 स्थानों पे मिला 14 शिलालेख। 14 शिलालेख मतलब 14 पॉइंट्स, 14 पॉइंट्स मतलब 14 मतलब अशोक का आदेश। नेक्स्ट बात करें तो गिरनार काठियावाड़ कहाँ पे, गुजरात। ये आपका गिरनार वाला रीजन है, काठियावाड़ प्रायद्वीप, और यहाँ पे एक मिला है, तो इधर वाले लोग इससे अपना सूचना प्राप्त करेंगे। तीसरा अगर बात करें तो सोपारा कहाँ पे, महाराष्ट्र। सोपारा महाराष्ट्र, इधर वाले लोग इससे सूचना प्राप्त करेंगे। बात सब सेम ही है, 14 पॉइंट सभी जगह पे क्या है, एक समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है, जो 8 स्थानों से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो एरागुंडी कर्नूल जिला कहाँ पे, कर्नाटक। एरागुंडी यहाँ पे कर्नूल जिला कहाँ पे, कर्नाटक। तो इधर वाले साउथ वाले लोग किसको पढ़ेंगे भाई, एरागुंडी कर्नाटक वाले को, कोई दिक्कत। फिर पश्चिम में चले जाएं तो यहाँ पे कलर दूगो एक्स्ट्रा इस्तेमाल, मतलब ब्लू कलर से लेके, इसके पीछे भी लॉजिक है। जौगढ़ और धौली, गंजाम जिला में है जौगढ़ और पुरी जिला में है धौली। ये दोनों क्षेत्र कहाँ पे हैं, उड़ीसा में। तो आप देखिए अशोक का मतलब चारों तरफ जहाँ जहाँ तक एक्सपेंस था, मतलब विस्तार था साम्राज्य का, वहाँ चारों तरफ में ये अभिलेख आपको देखने को मिला। यहाँ पे एक उत्तराखंड में मिला, दूगो पाकिस्तान में मिला, फिर यहाँ पे काठियावाड़ में मिला, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर उड़ीसा में। समझ रहे ना? अब एक ही क्षेत्र में रहता तो सभी पब्लिक के पास पैसेज तो नहीं पहुंच जाता, इसलिए अभिलेखों को अशोक ने अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया, स्थापित करवाया, कि अलग अलग क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग इसको पढ़े और इसको पढ़ने से और इसको क्या करे, फॉलो करे, और समाज व्यवस्था अच्छा से चल सके। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो ये दो को अलग कलर से लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो। अब इन दोनों अभिलेखों को, जौगढ़ और धौली अभिलेखों को, इनको पृथक बृहद शिलालेख भी कहा जाता है। पृथक बृहद शिलालेख, पृथक मतलब इनसे थोड़ा सा ही अलग है। अलग है मतलब क्यों, इसमें बात करते ये 6 की अगर बात करें, यहाँ तो 1 2 3 करके ये यहाँ तक 40 पॉइंट है, कोई दिक्कत परेशानी। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ से 1 2 पहले 10 तक है, कोई दिक्कत। फिर 10 11 12 13 14 पॉइंट यहाँ पे 4 यहाँ पे ऑब्सेंट है, मतलब यहाँ पे 4 बृहद शिलालेखों के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं किया गया। यहाँ पे 2 अलग से बात लिखा गया, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ऊपर से जा रहा है। इन 6 जगहों पे 14 पॉइंट क्या है, सेम है। इन 2 जगहों पे 14 नहीं है, ऊपर के 10 हैं और 4 नीचे से माइनस है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा बात यहाँ पे क्या किया गया है, लिखवाया गया है। इसलिए इन दोनों अभिलेखों को पृथक, मतलब इनसे थोड़ा सा अलग माना जाता है। तो इन दोनों को पृथक शिलालेख के नाम से भी जानते हैं। बीपीएससी का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पृथक शिलालेख है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जौगढ़ और धौली, और ये दोनों कहाँ पे है, उड़ीसा में। 1 to 10 समान है, लेकिन 1-2 पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक। तो सबसे पहले समझे कि अभिलेख क्या होता है, फिर अभिलेखों को 3 भागों में, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहा अभिलेख। शिलालेख में भी देखे 2 प्रकार से, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। दीर्घ शिलालेख मतलब बड़ा छोटा का बात नहीं है, दीर्घ शिलालेख मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा दिया गया है। लघु शिलालेख मतलब यहाँ पे बातें कम लिखी गई हैं। अब ये दीर्घ शिलालेख के अंतर्गत 14 दीर्घ शिलालेख है, मतलब 14 पॉइंट है, जो 8 स्थानों से क्या है, प्राप्त। इसी में से 2 है पृथक शिलालेख, जो थोड़ा सा अलग, वहाँ पे 2 बातें अलग लिखी गई हैं, 4 बातें वहाँ पे क्या है, अब्सेंट है, कोई दिक्कत परेशानी, इतना बात समझ गए। नेक्स्ट अब बात करते हैं लघु शिलालेख। लघु शिलालेख की बात करें तो यहाँ पे लिखे 18 लघु शिलालेख हैं, जो 18 स्थानों से क्या हुआ है, प्राप्त। अब ये सब बात अलग अलग होगा। अलग अलग क्यों? और मान लो कि लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन पूरे भारत में क्लोज तौर पे लग गया। मान लो कि लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन आगे चलकर लॉकडाउन वहीं पे लग रहा था जहाँ पे कोविड का प्रकोप ज्यादा था। तो कुछ स्पेसिफिक रीजन होगा जहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज पहुंचाना होगा, बोलो ना जैसे बिहार में, तो बिहार को स्पेसिफिक मैसेज देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में लॉकडाउन बना ही रखना है, तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मैसेज। तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे कुछ स्पेशल मैसेज वहाँ के क्षेत्रों को ही केवल देना था। तो ऐसे करके 18 फिर से लघु शिलालेख, मतलब 18 पॉइंट्स और लोगों, मतलब अलग अलग है ये। मान लो कि कोई लघु शिलालेख पाटलिपुत्रा, तो वहाँ पे केवल पाटलिपुत्रा के लोगों को क्या आदेश देना है, वो सिंगल पॉइंट है। कोई मिले महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र के लोगों को वहाँ पे स्पेशल क्या मैसेज देना है, वो सिर्फ वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तो 14 पॉइंट सभी के लिए क्या है, एक समान है। लेकिन ये जो लघु शिलालेख है, जो 18 है और 18 स्थानों से मिला हुआ है, ये सभी स्थानों पे क्या है, अलग अलग है, क्योंकि वहाँ पे क्षेत्र विशेष के लिए कुछ मैसेज पब्लिक को क्या किया गया, पहुंचाया गया। बात समझ में आई? तो लघु शिलालेख मतलब बात कम लिखा गया है, और 18 जगह पे जो मिला हुआ है, 18 जगह पे सब अलग अलग बातों की चर्चा की गई है, स्पेशल उस क्षेत्र के लोगों को मैसेज देने के लिए व्यवस्था किया गया है, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये समझे, एक हो गया दीर्घ शिलालेख और एक हो गया लघु शिलालेख। दीर्घ शिलालेख में 14 पॉइंट 8 स्थानों से मिला हुआ है, 14 पॉइंट 14 से है, इसी को 14 शिलालेख, प्रथम शिलालेख, प्रथम बृहद शिलालेख, द्वितीय बृहद शिलालेख। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है आगे हम आपको लिखवाएंगे, फिलहाल इतना बात तो समझ ही गए होंगे।
कोई दिक्कत। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्तंभ लेख, स्तंभों पर। अब मान लो कि कहीं पे शिला मतलब चट्टान नहीं है, मतलब प्राकृतिक रूप से कहीं पे चट्टान नहीं है, जैसे गोपालगंज के पब्लिक को कुछ मैसेज देना होगा तो गोपालगंज में तो कोई चट्टान नहीं है। बिहार में अगर चट्टान की बात करें तो आपको जाना पड़ेगा दक्षिणी बिहार, गया, बांका वगैरह के डिस्ट्रिक्ट वाले उस रीजन में। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के लोगों को मैसेज देना भाई जरूरी है, यहाँ के लोगों को भी मैसेज, तो फिर यहाँ के लोगों को मैसेज देना होगा तो क्या किया जाएगा, वहाँ से चट्टान का पत्थर का कोई टुकड़ा काट के लाया जाएगा और फिर उसी पत्थर के टुकड़े को गोपालगंज के जहाँ पे लोगों का भीड़ भाड़ होता होगा वहीं पे उसको क्या कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाना उसी में क्या कर दिया जाएगा, खुदवा दिया जाएगा। तो ये तो प्राकृतिक रूप से थे, लेकिन ये सब आर्टिफिशियल रूप से कहीं से चट्टान या पत्थर के टुकड़े को काटकर लाकर इन स्तंभों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। अब यहाँ पे बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख का मतलब भी वही है कि बृहद शिलालेख थोड़ा सा बड़ा होगा और उसमें कंटेंट क्या होगा ज़्यादा, लघु स्तंभ लेख में कंटेंट थोड़ा सा कम होगा और उसकी साइज भी थोड़ी सी क्या होगी, कम, क्योंकि ये प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक है तो अपने हिसाब से बनाएंगे, जहाँ पे ज़्यादा मैसेज पहुँचाना वहाँ पे बड़ा चट्टान काटेंगे, जहाँ पे कम मैसेज पहुँचाना वहाँ पे कम चट्टान काटेंगे। ये तो बात आप भी समझ रहे हैं। तो इसमें है बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। नेक्स्ट गुहा अभिलेख या गुफा के दीवारों पे कुछ बातें खुदवाई गई। बराबर की गुफाएं थी गया के आसपास के क्षेत्रों में, बिहार जहाँ पे आजीवक संप्रदाय के लोगों को बसने के लिए वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं मौर्य डायनेस्टी के अंतर्गत की गई थी। तो फिर ये गुफा अभिलेख के अंतर्गत भी कुछ कुछ बातें वहाँ पे दीवारों पे लिखवाई गई। कोई दिक्कत परेशानी। तो इस प्रकार से देखें तो अभिलेख मतलब लिखवाया नहीं गया है, चट्टान या हार्ड मतलब हार्ड चीज पे उसको लिखवाया नहीं गया है, खुदवाया गया है। अशोक के काल में ही भारत में ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ, यानी अशोक पहला शासक था भारत में जिन्होंने अभिलेखों को खुदवाने का काम किया। 3 प्रकार के शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। स्तंभ लेख में 2 प्रकार से लघु शिलालेख और दीर्घ शिलालेख। दीर्घ शिलालेख में 14 दीर्घ शिलालेख है जो 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है, नीचे उसका है। फिर लघु शिलालेख 18 लघु शिलालेख जो 18 स्थानों से प्राप्त हुआ है। फिर ये बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख, गुहा अभिलेख और गुफा अभिलेख के दीवारों। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब बारी बारी से इन चीज़ों को लिखना है। अब कोई एग्जाम में पूछ दिया है कि 14 दीर्घ शिलालेखों में पहला में क्या है, दूसरा में क्या है, तीसरा में क्या है, तो इस प्रकार से इसको थोड़ा बहुत लिखेंगे। और स्तंभ लेख कहाँ से किसको इसको ट्रांसफर भी किया। अब देखो मान लो स्तंभ लेख है, इसको तो इधर उधर नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, बड़ा चट्टान या पर्वत को उठाकर कैसे ले जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा फेरबदल कर दिया जाएगा। जैसे मेरठ का स्तंभ लेख है तो फिर उसको उठाकर दिल्ली लाएगा तो दिल्ली मेरठ। टोपरा स्तंभ लेख है तो फिर उसको उठाकर दिल्ली, वो दिल्ली सल्तनत के काल में सभी उठा के इधर उधर किया गया अपना वहाँ पे कुछ बात लिखवाने के लिए। फिर आपको थोड़ा सा इसके बारे में 2-4 का इंपॉर्टेंट है उसके बारे में लिखेंगे और फिर गुफा अभिलेख के बारे में। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्लोज कर।